Good morning. Myself, Santosh Halwai. I will teach you हिंदी सब्जेक्ट. मेरा नाम संतोष हलवाई है. मैं यहाँ हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ हूँ. मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा. कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं, क्लास 6th, 7th and 8th स्टूडेंट लिसन केयरफुली. बच्चों, अब आप जब कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं में आ चुके हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है हिंदी का व्याकरण जानना. यू मस्ट रीड, राइट एंड लिसन अबाउट हिंदी व्याकरण. What is the meaning of हिंदी व्याकरण? हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? ये आपके लिए सीखना बहुत आवश्यक है. ನೀವು ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರಹ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಜ್ಞಾ, ಸರ್ವನಾಮ, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ, क्रिया विशेषण ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು. अब हिंदी में होता क्या है? तो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब प्रकार होते हैं. जैसे अंग्रेजी में इन इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच इज देयर. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, like this. So today I will explain you about parts of speech in हिंदी. हिंदी में शब्दों के प्रकार क्या कहलाते हैं और ये शब्दों के प्रकार कैसे अपना कार्य करते हैं, इसकी मैं जानकारी तुम्हें देना चाहूंगा. तो शब्दों के प्रकार में सबसे पहले जैसे अंग्रेजी में नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले नाउन आता है, तो उसी प्रकार हिंदी में शब्दों के प्रकार में सबसे पहला है संज्ञा. सबसे पहला है संज्ञा. तो संज्ञा यानी नाउन. अब नाउन, संज्ञा, ये किसे कहते हैं? तो यहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव. तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के जो जो नाम हैं वो सभी नामों को संज्ञा कहते हैं. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन? अब ये नाउन हिंदी में संज्ञा कैसे अपना रूप आपके सामने रखता है? तो इसमें किसी व्यक्ति यानी कोई एक व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो यहां पर कोई एक नाम, वो व्यक्ति. फिर उसके बाद में वस्तु. अब जैसे मेरे हाथ में ये एक डस्टर है, ये एक वस्तु है, इसका एक नाम है डस्टर. ये एक स्केल है, इसका नाम है, ये इसे स्केल कहते हैं.
ये एक किताब है। फिर उसके अलावा ये फूल है, तो ये फूल का भी एक नाम है। ये मोबाइल है, तो इसका भी एक नाम है। ये कलम है, इसका भी एक नाम है। ये चश्मा है, इसका भी एक नाम है। लेकिन ये सब क्या है? निर्जीव वस्तु है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के भी एक एक नाम होते हैं, और वो वस्तुओं के सब नाम। अब तीसरी बात इसमें क्या है? स्थान यानी क्या? प्लेस। अब जैसे ये विद्यालय, गंगा विद्यालय, गंगा स्कूल कहां पर स्थित है? तो ये यलगूर में स्थित है। तो यलगूर ये एक स्थान है। ताजमहल कहां है? ताजमहल आगरा में है, तो आगरा एक स्थान है। गोल गुम्मट कहां है? गोल गुम्मट विजयपुर में है, बीजापुर में है, तो बीजापुर एक स्थान है। और ये स्थान के भी नाम होते हैं, वो नाम भी संज्ञा में आते हैं। तो यहां पर संज्ञा में हमने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸ್ಥಾನ, ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಏನೇನು ಹೆಸರಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸಂಜ್ಞಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂಗ್ರೇಜಿಯಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, अभी एक यहां पर बच गया है, और वो है भाव। अब ये भाव क्या है? तो भाव को हमें समझने के लिए सबसे पहले कोई एक चीज, खाने की चीज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसे खाने के बाद हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, वो शब्द उस भाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी भाव में भावना यानी, अब जैसे मैं अभी इमली खा रहा हूं, इमली खा लिया। इमली खाते ही मैंने क्या कहा? मैंने कहा इमली खट्टी है, इमली खट्टी है। फिर मैंने क्या किया? आम खाया। आम खाने के बाद में मैंने क्या कहा? आम मीठा है। फिर मैंने एक करेला खाया, करेला, कड़वा करेला, हागलकाई करेला खाया। करेला खाने के बाद में मैंने क्या कहा? मैंने कहा करेला कड़वा है। तो यहां मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहले मैंने कहा इमली खट्टी है, फिर कहा आम मीठा है, फिर कहा करेला कड़वा है। तो यहां पर खट्टा, मीठा और कड़वा, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये तीनों क्या हो गए? ये मेरे मन की भावना है। ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಿಚಾರ, ಆ ಭಾವನೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಭಾವನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಸಂಜ್ಞಾ, ನೌನ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. तो यहां पर नाउन, नामपद, संज्ञा में आखिरी जो है भाव है। भाव यानी भावना, मन की भावना को व्यक्त करना। तो मन की भावना को आपने कैसे व्यक्त किया? वो सारे शब्दों का प्रयोग जो भी आप करते हो, वो सब
संज्ञा में आता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी शब्दों के प्रकारों का पहला प्रकार है। तो पहला प्रकार है संज्ञा, यानी अंग्रेजी में नाउन। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार। अब दूसरा प्रकार क्या है? तो दूसरा प्रकार है सर्वनाम। इसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो अब ये क्या है? अब बच्चों यहां पर संज्ञा में और भी कई प्रकार आते हैं। नाउन में, संज्ञा में, नामपद में 5 प्रकार आते हैं। इसकी जानकारी हम आगे के पीरियड में लेंगे, लेकिन अभी मैं उसके नाम आपको बता दूंगा। तो संज्ञा में सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, यानी अंग्रेजी में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसके बाद में चौथा है समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन। चौथा है समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। इसका हम अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, इसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के प्रकार, जो 8 प्रकार है, 8, ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी हम पहले आपको देंगे। तो ये 8 प्रकारों में से हमने अभी एक प्रकार देखा, वो है संज्ञा। अब तो इसके बाद हम दूसरा प्रकार देखेंगे, वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो सर्वनाम मैं उसकी जानकारी आपको अभी दूंगा। तो बच्चों सर्वनाम, सर्वनाम में होता क्या है? तो यहां पर सर्वनाम की व्याख्या क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? सर्वनाम की व्याख्या क्या है, सुनो। तो सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब ये सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम है यह, वह, ये, वे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिसमें नाम नहीं होता, यानी आप उनका नाम नहीं जानते। तो उनका जब नाम नहीं जानते तो उन्हें किस नाम से पुकारते हो? तो वो है सर्वनाम। तो यहां पर ಈಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅದು प्रोनाउन कहलाता है। वो प्रोनाउन यानी सर्वनाम कैसा है, वो क्या क्या है, सुनो। तो यहां पर तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हम यहां कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से सर्वनाम के इन पदों के विषय में बताऊंगा। यहां पर मैं नहीं लिख सकता, तो यहां आपको मैं वो शब्दों के नाम लिखकर बोलकर बता रहा हूं, सुनो। यहां पर मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, इसका आदि सभी सर्वनाम पद है। ये नाम के बदले आने वाले शब्द है और इससे आप अपना कार्य बहुत आसानी से पूर्ण कर सकते हो। तो यहां पर आपको इन शब्दों की जानकारी मिलती है। तो यहां इन शब्दों की मदद से मैं अपने वाक्यों को पूरा कर सकता हूं। जहां भी मैं अटक गया हूं वहां पर मैं वो वाक्य पूरा कर सकता हूं इन शब्दों की मदद से। तो अब यहां पर आपके सामने एक उदाहरण, वह कौन जा रहा है, यह मकान किसका है, यह पेड़ किसने लगाया। तो यहां पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम किसी का नहीं लिया, बल्कि मैंने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके आपको ये बात बताने का प्रयत्न किया। तो इनमें भी कई प्रकार आते हैं, तो सर्वनाम में भी कई प्रकार आते हैं। क्या है, तो अब इसकी जानकारी हम अभी नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन आगे प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं आपको यहां उन प्रकारों के नाम बताता हूं। तो अब सर्वनाम में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस यानी सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार। अब ये सर्वनाम के प्रकार कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल नाउन, पर्सनल नाउन। फिर उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। फिर उसके बाद में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद में आता है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। सुनो ध्यान से, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद में तीसरा प्रकार आता है, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन। फिर इसके बाद में आता है चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें पांचवा प्रकार क्या है? पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसमें आखिरी है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार सर्वनाम में 6 प्रकार आते हैं।
तो 6 प्रकारों की जानकारी हम अभी एक साथ नहीं प्राप्त करेंगे, हम धीरे धीरे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको जो शब्दों के 8 प्रकार है वो 8 प्रकारों की जानकारी दूंगा। तो पहला आज हमने देखा संज्ञा और दूसरा देखा सर्वनाम। अब इसके बाद में तीसरा आता है वो है विशेषण। तो हम इसकी जानकारी अगले पीरियड में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।